हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक का पार्ट 2। और पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया है कि अर्थक्वेक क्या होता है, हाइपोसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि किन किन कारणों की वजह से अर्थक्वेक का जनरेशन होता है। इसके अलावा मैंने आपको सिस्मिक वेव के बारे में थोड़ा सा बताया था कि सिस्मिक वेव के वजह से ही जो है वो अर्थक्वेक का निर्माण होता है, अर्थक्वेक का जनरेशन होता है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे कि सिस्मिक वेव क्या है और उसको और थोड़ा डीप में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सिस्मिक वेव जो है ये एक तरंग है, ये एक वेव है जिस वेव के कारणवश अर्थक्वेक का निर्माण होता है, अर्थक्वेक का जनरेशन होता है। ठीक है, तो सिस्मिक वेव जनरेट्स ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। ठीक है, सिस्मिक वेव जो होता है ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सिस्मिक वेव्स आर ऑफ टू टाइप। एक होता है बॉडी वेव्स, और एक होता है सरफेस वेव। ठीक है, अब भैया इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो घबराने वाली बात नहीं है, मैं सब कुछ क्लियर करवा दूंगा। बॉडी वेव्स मतलब वैसी सिस्मिक वेव्स जो कि पृथ्वी के अंदर से आती है या फिर अंदर में ट्रैवल करती हैं, वैसे सिस्मिक वेव्स को हम लोग बोलते हैं बॉडी वेव्स। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे जनरेशन हो रहा है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। या सो यहां पे जनरेशन हो रहा है अर्थक्वेक का। तो जितने भी सिस्मिक वेव अर्थ के अंदर जनरेट हो रहे हैं, ये सभी क्या कहलाएंगे? ये सभी कहलाएंगे बॉडी वेव्स। ये क्या कहलाएंगे? बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि ये अर्थ के बॉडी में ट्रैवल कर रहे हैं, अर्थ के बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका सरफेस वेव। सरफेस वेव क्या है? तो ध्यान से देखिएगा सरफेस वेव क्या है। जब हमारा बॉडी वेव अर्थ के सरफेस को हिट करता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे इस जगह पे हमारा जो बॉडी वेव है वो हिट किया, तो बॉडी वेव जब यहां पे हिट करता है, हिट करने के बाद सरफेस पे भी एक वेव स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो यहां पे एक शीशा है, दिस इज वन शीशा। ठीक है, ये एक शीशा है, एक मिरर है। ठीक है, और इस मिरर के बीचों बीच मैंने यहां पे बहुत जोर से हथौड़ा मारा। तो हथौड़ा जैसे ही मैं यहां पे मारूंगा तो यहां पे भी एक वेव क्रिएट हो जाएगा, इसके सरफेस पे एक वेव क्रिएट हो जाएगा। सर इसी वेव को हम लोग बोलते हैं सरफेस वेव। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बॉडी वेव और सरफेस वेव में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलो। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। ठीक है, बॉडी वेव्स क्या होते हैं? बॉडी वेव्स आर जनरली ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस। मैंने बोला ना, जमीन के भीतर जो फोकस है वहां से इनका जनरेशन होता है। एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। ये अर्थ के बॉडी में ही ट्रेवल करता है। इसके अलावा इसीलिए इसका नाम जो है ये बॉडी वेव रखा गया है। ठीक है, और मूलतः जो है बॉडी वेव दो टाइप का होता है, एक होता है पी वेव, ठीक है, और एक होता है एस वेव। पी वेव का मतलब होता है प्राइमरी वेव और एस वेव का मतलब होता है सेकेंडरी वेव। अब प्राइमरी वेव क्या है, सेकेंडरी वेव क्या है, हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो टेबल मैं दिखा रहा हूं, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिस्पेक्ट से, तो प्लीज इस टेबल को अच्छे से देखें आप लोग। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पी वेव, दैट इज आवर प्राइमरी वेव, और इधर है एस वेव, दैट इज आवर सेकेंडरी वेव। ठीक है, इसको प्राइमरी वेव क्यों कहा जाता है? सबसे पहला चीज, प्राथमिक। प्राइमरी का हिंदी होता है प्राथमिक। प्राथमिक मतलब जो पहले आ रहा है, जो पहले अकर हो रहा है कि नहीं? तो प्राइमरी वेव इसको हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहला ऐसा वेव होता है, सबसे ऐसा पहला वेव होता है जो कि अर्थ के सरफेस को जाके हिट करता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्पीड मूव करता है। तो इसको हम लोग प्राइमरी वेव क्यों कहते हैं? इट इज द फर्स्ट वेव विच रीचेज द एपिसेंटर, जो कि अर्थ के सरफेस यानी एपिसेंटर को हिट करने वाला पहला वेव होता है, और इसी वजह से इसको हम लोग प्राइमरी वेव कहते हैं। नेक्स्ट, सेकेंडरी वेव जो होता है, सेकेंडरी वेव प्राइमरी वेव के बाद पहुंचता है, इसीलिए ये क्या है, सेकेंडरी है। ओके, इट रीचेज द एपिसेंटर आफ्टर द प्राइमरी वेव, आफ्टर द पी वेव, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्राइमरी वेव। ठीक है, और इसी से एक चीज प्रूव हो जा रहा है कि अगर प्राइमरी वेव एपिसेंटर में जल्दी पहुंच रहा है विथ कंपैरिजन टू सेकेंडरी वेव, दैट मींस व्हाट, प्राइमरी वेव का जो स्पीड है वो सेकेंडरी वेव से ज्यादा है।
तो उसी चीज को यहां पे मैंने लिख के दिया आपको, प्राइमरी वेव हैव मोर स्पीड देन सेकेंडरी वेव, ठीक है। और सेकेंडरी वेव का वही सिंपल कि इसका जो स्पीड होगा वो प्राइमरी वेव से कम होगा, ठीक है। इसके अलावा सर एग्जाम में कभी कभी डेटा पूछ देता है कि प्राइमरी वेव का क्या वेलोसिटी है, क्या स्पीड है, तो 8 या 9 किलोमीटर पर सेकेंड, मैं पर मिनट या फिर पर आवर नहीं लिख रहा हूं, जस्ट इमेजिन, सोचने की कोशिश करो कि 8 या 9 किलोमीटर पर सेकेंड कितना ही फास्ट होगा ये, ओके, कितना फास्ट होगा ये, ठीक है। तो लेट मी पुट इट हियर, ये कितना फास्ट होगा, ठीक है। सो प्राइमरी वेव का जो स्पीड होता है वो 8 या फिर 9 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसके अलावा सेकेंडरी वेव का जो स्पीड होता है वो 4 से 5 किलोमीटर पर सेकेंड का इसका स्पीड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो मैं बता रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस चीज को जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। प्राइमरी वेव जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं, और सेकेंडरी वेव जो होता है ये ट्रांसवर्स वेव होते हैं। अब जिन्होंने फिजिक्स थोड़ा सा पढ़ा है उसको ये इजी लगेगा, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि प्राइमरी वेव जो होता है, प्राइमरी वेव जो होता है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखने को ऑब्जर्व कीजिएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसे वेव को बोलते हैं जो कि ऐसे मूव करता है, देखो, टू एंड फ्रो मोशन, थोड़ा आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। इसके पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, आगे जाएंगे पीछे आएंगे, आगे जाएंगे पीछे आएंगे, और ऐसे ऐसे करके ये फिर आगे बढ़ जाएगा। दैट मीन्स होता क्या है इसमें, इसमें बेसिकली एक्सपेंशन होता है और फिर कंप्रेशन होता है। कैसे मूव करता है, ध्यान से देखो, इसका जो वेव है, पी वेव जो है, जो कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये कैसे मूव करता है, थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा, कंप्रेशन होगा, एक्सपेंशन होगा, कंप्रेशन होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दैट मीन्स व्हाट, जो पी वेव है इसमें जो पार्टिकल्स हैं ये टू एंड फ्रो मोशन दिखाने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि यहां पे कंप्रेशन और एक्सपेंशन का टेक्निक या फिर मेथड यूज हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग प्रेशर वेव भी बोलते हैं। प्रेशर वेव क्यों सर, एक्सपेंशन जब होगा तो प्रेशर क्या होगा, रिलीज होगा, और कंप्रेशन जब होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। सो व्हाट इज पी वेव, पी वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, P wave is a longitudinal wave, and because it uses the mechanism of expansion and compression, that is why this wave is called as longitudinal wave. ये longitudinal waves होता है, ठीक है। उसी जगह पे अगर मैं S वेव को आपको दिखाऊं तो S वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव दिखाता है, ट्रांसवर्स वेव दिखाता है। क्यों ट्रांसवर्स वेव दिखाता है, तो S वेव जो होता है वो ऐसे मूव करता है, ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है। आई होप दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। एस वेव जो है वो इस तरह मूव करता है, ठीक है, ऐसे। साइन एक्स का ग्राफ देखा है आपने, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो एस वेव ट्रांस वेव के रूप से मूव करता है, ठीक है। तो वही चीज मैंने आपको यहां पे लिख के दिया है, दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और प्रेशर वेव, सेकेंडरी वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, ये ट्रांसवर्स वेव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइमरी वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वेव के, वो टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ वेव, टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ वेव चलते हैं। फॉर एग्जांपल, यहां पे मान लो कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल है वेव का, तो ये वेव का पार्टिकल कैसे मूव करेगा, थोड़ा आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा। और किस डायरेक्शन में आगे पीछे कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मेरा वेव जा रहा है उस डायरेक्शन में आगे पीछे कर रहा है। लेकिन एस वेव को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एस वेव के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका मोशन का डायरेक्शन क्या होगा, उनका मोशन का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। कैसे, ध्यान से देखिएगा। मान लो ये एक पार्टिकल है, दिस इज अ पार्टिकल ऑफ दिस एस वेव। क्या हो रहा है इसमें, एस वेव ऐसे मूव कर रहा ऊपर नीचे, तो ये पार्टिकल भी ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर आएगा नीचे आएगा, ऊपर आएगा नीचे आएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन किधर है वेव का, इधर, इस डायरेक्शन में वेव मूवमेंट कर रहा है, और पार्टिकल का डायरेक्शन कैसा है, ऐसे ऊपर, ऊपर है कि नहीं है। दैट इज वाई जो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल है और डायरेक्शन ऑफ वेव है उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। दैट मींस व्हाट, पार्टिकल्स मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वेव, किसमें, सेकेंडरी वेव में, और पार्टिकल्स मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वेव। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो, इसके अलावा
जो पी वेव जो होता है ना हमारा, ये साउंड वेव को रिजेंबल करता है या फिर साउंड वेव जैसा दिखता है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि साउंड वेव के जैसा क्या दिखता है, प्राइमरी वेव दिखता है या फिर सेकेंडरी वेव दिखता है। तो हमें जो प्राइमरी वेव है ये साउंड वेव्स की तरह दिखता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी वेव है वो लाइट वेव्स की तरह दिखता है और वाटर रिपल्स की तरह दिखता है। वाटर रिपल्स का क्या मतलब होता है, तो आप लोग कभी तालाब वगैरह गए होंगे तो पत्थर फेंके होंगे, ठीक है, पत्थर फेंकते हैं हम लोगों को कोई काम धाम तो है नहीं, तो पत्थर ऐसे फेंकते हैं, पत्थर फेंकने की वजह से देखते हैं एक लहर सा बनता है, ठीक है, पानी में एक लहर सा बनता है सर, उसी लहर को हम लोग वाटर रिपल बोलते हैं, वाटर रिपल बोलते हैं, ठीक है। चलो, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है और एग्जाम में पूछा जाएगा, वो है प्राइमरी वेव जो है, पी वेव जो है, ये किसी भी मीडियम में मूव कर सकता है, किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, प्रोपगेट कर सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। मतलब प्राइमरी वेव कैन प्रोपगेट इन ऑल द थ्री मीडियम्स, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी वेव जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम में ही मूव कर सकते हैं, सॉलिड मीडियम में ही प्रोपगेट कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे याद रखेंगे इसको, तो देखो एस से सेकेंडरी और एस से सॉलिड, याद रख सकते हैं कि नहीं, एस से सेकेंडरी और एस से सॉलिड, तो सेकेंडरी वेव किस में मूव करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में मूव करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये तो पूरा सिस्टम हो गया किसके लिए, बॉडी वेव के लिए। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं सरफेस वेव को, ठीक है। तो सरफेस वेव को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, चलिए। सरफेस वेव जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सरफेस वेव कहां से जनरेट होते हैं, तो सर जो एपी सेंटर होता है ना, जहां पे हमारा वेव, जहां पे हमारा बॉडी वेव जाके हिट करता है, एपी सेंटर से इनका जनरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। और सबसे फेमस सरफेस वेव होता है लव वेव। क्या होता है, लव वेव, हाँ जी वही वाला लव वेव, ठीक है। और एक चीज एग्जाम में पूछा जाता है कि बॉडी वेव और सरफेस वेव, इन दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है, तो सर ज्यादा खतरनाक होता है सरफेस वेव, ज्यादा खतरनाक होता है सरफेस वेव। दैट मीन्स व्हाट, सरफेस वेव इज मोर डिस्ट्रक्टेबल देन द बॉडी वेव, ठीक है। सरफेस वेव इज मोर डिस्ट्रक्टेबल देन द बॉडी वेव्स। सर कैसे याद रखेंगे, सिंपल सा चीज है, याद रख लो, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लो बाबू मौका है। दैट मीन्स व्हाट, दिस इज लव वेव, दिस इज लव वेव, और लव वेव क्या है सर, तो हमारा सरफेस वेव है, ठीक है। और प्यार मोहब्बत धोखा है, मतलब बहुत ही कठिन चीज है, बहुत ही दिल टूट जाते हैं और सब कुछ खत्म हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है। तो याद रखेंगे इससे क्या, कि सरफेस वेव जो है वो ज्यादा डिस्ट्रक्टेबल है देन दी बॉडी वेव। क्लियर, याद रखना है सर आपको। नेक्स्ट सर, सरफेस वेव जो है वो कौन कौन से मीडियम में, माध्यम में प्रोपेगेट कर सकता है या फिर मूव कर सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड लिक्विड मीडियम में कर सकते हैं, गैस मीडियम में नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक आप लोग के लिए टेबल बनाने की कोशिश करूं और मैं यहाँ पे लिखूं, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखूं पी वेव, मैं यहाँ पे लिखूं एस वेव, और मैं यहाँ पे लिखूं लव वेव। लव वेव क्या है, हमारा बॉडी वेव है, ठीक है। तो पी वेव कौन कौन से मीडियम में मूव कर सकता है, जल्दी बताइएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में मूव कर सकता है। एस वेव किस में मूव कर सकता है, ये मूव कर सकता है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में। कैसे याद रखना है, सेकेंडरी से एस और एस से सॉलिड। और लव वेव या फिर बॉडी वेव जो है ये मूव कर सकता है सॉलिड और लिक्विड, इन दोनों में, ठीक है। और एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि सरफेस वेव और बॉडी वेव, अच्छा मैंने इसको बॉडी वेव कर दिया, क्या लव वेव जो है ये सरफेस वेव है, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा। तो ये जो सरफेस वेव है लव वेव, और ये जो बॉडी वेव है प्राइमरी और सेकेंडरी वेव, इन दोनों में ज्यादा डिस्ट्रक्टेबल कौन होता है, तो हमारा जो सरफेस वेव है, वो ज्यादा डिस्ट्रक्टेबल होता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब एग्जाम में पूछता है कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक का जो एक्टिविटी है वो कहां देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है पैसिफिक ओशन में, रिंग ऑफ फायर है, ठीक है, रिंग ऑफ फायर है, यहां पे देखने को मिलता है। बेसिकली ये एक कन्वर्जिंग प्लेट है, मैं कभी इस पे बात करूंगा जरूर। बेसिकली यहाँ पे कन्वर्जिंग प्लेट है और इस कन्वर्जेंस के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, और इस वॉल्केनिक इरप्शन के वजह से ही हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अर्थक्वेक यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है।
चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, एग्जाम में ये फेवरेट क्वेश्चन है। क्या फेवरेट क्वेश्चन है? मर्कली स्केल किस काम का आता है, किस काम आता है, और रिचर स्केल किस काम आता है? तो ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। मर्करी स्केल जो है ये इंटेंसिटी नापने के लिए काम आता है। ठीक है, मर्करी स्केल जो है ये अर्थक्वेक का इंटेंसिटी मापने के लिए काम आता है, और रिचर स्केल जो है ये मैग्नीट्यूड नापने के काम आता है। सर कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले समझ तो लो, ठीक है, उसके बाद याद करने का भी मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मर्करी स्केल जो है ये इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और रिचर स्केल जो है ये मैग्नीट्यूड को मापने के लिए, मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। कैसे याद रखेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, एम के साथ एम नहीं आएगा, एम के साथ एम नहीं आएगा। ठीक है, मर्कली जो है वो मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो क्या निकाल सकता है? सर रिचर स्केल मैग्नीट्यूड निकाल सकता है। इसके अलावा भी अगर कोई दिमाग लगाना है तो सिंपल सा चीज है सर, अभी एमआई का फोन बहुत चल रहा है, चल रहा है कि नहीं? तो मर्करी स्केल जो है वो इंटेंसिटी निकाल सकता है। आई से क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप याद रख सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं कि थोड़ा ट्रिक वगैरह बना के इसको याद कर लो, क्योंकि एग्जाम के वक्त में ना, जब हम लोग एग्जाम हॉल में रहते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वो कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है, इसीलिए हमें एग्जाम से पहले ही चीजों को क्लियर कर लेना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अर्थक्वेक प्रोन जोन्स इन इंडिया। अर्थक्वेक प्रोन जोन्स का क्या मतलब होता है? हमारे देश में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे अर्थक्वेक बहुत ही भीषण तरीके से आता है, बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो उन जगहों को हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, अर्थक्वेक प्रोन जोन्स। ठीक है, हमारे भारत में 59% जो एरिया है, 59% जो लैंड एरिया है भारत का, वहां पे सीवियर, मॉडरेट टू सीवियर अर्थक्वेक आता है। मतलब मध्यम तीव्रता के और बहुत ही ज्यादा तीव्रता के, बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी का क्या आता है? सर अर्थक्वेक देखने को मिलता है। ठीक है, और ये अर्थक्वेक का जो अध्ययन है वो कौन करता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ही मर्कली इंटेंसिटी के बेसिस में, किसके बेसिस में? इन्होंने पूरा अध्ययन किया पूरे देश को, और पूरे देश में ये अध्ययन करके पाया कि किन किन जगह पे मर्कली इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक बहुत ज्यादा है, और किन किन जगह पे इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक कम है। इसी बेसिस में इन्होंने, किन्होंने? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने हमारे देश को 4 सिस्मिक जोन्स में बांटा है। कितने सिस्मिक जोन्स में बांटा है? 4। तो एग्जाम में तो एक डायरेक्ट आ जाएगा कि हमारे देश को कितने सिस्मिक जोन्स में बांटा गया है? तो 4 सिस्मिक जोन्स में बांटा गया है। वो कौन कौन सा जोन है? जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। सर जोन 1 कुछ नहीं होता, याद रखिएगा, जोन 1 कुछ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट सर, इस जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 में सबसे खतरनाक जोन कौन सा है? सबसे खतरनाक जोन है जोन 5। जोन 5 जो है इसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक देखने को मिलता है, बहुत ही खतरनाक सिस्मिक वेव देखने को मिलता है। ठीक है, और जोन 2 जो है, जोन 2 जो है, यहां पे सबसे कम तीव्रता, सबसे कम इंटेंसिटी का जो सिस्मिक वेव है वो देखने को मिलता है। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाए कि ये जोन जो बनाया गया है ये किस बेसिस में बनाया गया है, तो ये बेसिकली मर्कली इंटेंसिटी, मतलब अर्थक्वेक का कितना इंटेंसिटी है किस जगह पे, उस बेसिस पे बनाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते देखते हैं हम लोग कि अच्छा, तो ये आप, मैं इसको अभी समझाऊंगा वैसे। तो आप इंडिया में देख सकते हैं कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, लेट मी जूम इन, ओह सॉरी, चलिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जोन 5 है, जोन 5 है, जोन 5 है, जोन 5 है, जोन 4 है, जोन 2 है, जोन 2 है, जोन 2 है, जोन 2 है, जोन 3 है, जोन 3 है। दैट मीन्स व्हाट, कि हमारे पूरे इंडिया को जोन में, अलग अलग जोन्स में बांटा गया है। कितने? 4 जोन्स में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जोन 2 के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जोन 2 में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। जोन 2 जो है इसमें लो इंटेंसिटी जोन है, मतलब यहाँ पे बहुत ही कम तीव्रता के जो अर्थक्वेक हैं वो देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सर यहाँ पे जो इलाके हैं, ये इलाके इंपॉर्टेंट है, इन इलाकों को थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सर, जोन 2 में ना 40.93%, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 41% ऑफ एरिया
पूरे देश का एरिया कवर हो जाता है, ठीक है। और ये कौन कौन रीजन्स में आते हैं, तो ये पेनिनसुलर रीजन, ठीक है, और कर्नाटका प्लेटू। पेनिनसुलर मतलब प्रायद्वीपीय भारत, दैट मीन्स ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है। तो भारत का जो पेनिनसुलर पार्ट है, प्रायद्वीपीय भारत है ये वाला, इन इलाकों में और कर्नाटका प्लेटू में ज्यादा देखने को मिलता है क्या, जोन 2 का अर्थक्वेक, ठीक है। नेक्स्ट, जोन 3 का अर्थक्वेक कहां पे देखने को मिलता है, तो सबसे पहले जोन 3 का जो अर्थक्वेक होता है ये मॉडरेट इंटेंसिटी का होता है, ना कम ना ज्यादा, ठीक है, ठीक ठाक। नेक्स्ट, इट कवर्स 30.79% एरिया ऑफ द कंट्री। पूरे भारत का 31% लगभग एरिया कवर कर लेता है क्या, जोन 3, मतलब पूरा भारत का 31% एरिया जोन 3 में है, ठीक है। और ये कौन कौन सा जगह में है, तो इन सारे जगह में आप देख सकते हैं सर, केरला, गोवा, लक्षद्वीप, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, कुछ पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में है, गुजरात में है, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में है, सम पार्ट्स ऑफ पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जोन 4 को। जोन 4 जो है ये बहुत ही सीवियर इंटेंसिटी का यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, ठीक है, सीवियर इंटेंसिटी का होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो और ये पूरे देश का 17.49, दैट मीन 17.94% पूरे इंडिया का एरिया कवर करता है, ठीक है। और ये कहां कहां आता है सर, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, दिल्ली में देखने को मिलता है, सिक्किम में देखने को मिलता है, सम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार में देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल में, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड सम पोर्शंस ऑफ महाराष्ट्र, नियर दी वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलता है, ठीक है, पश्चिमी तट पे देखने को मिलता है, और राजस्थान पे देखने को मिलता है, ठीक है। और सबका बाप, सबसे बड़ा हीरो कौन है, जोन 5। जोन 5 जो है ये सबसे ज्यादा खतरनाक अर्थक्वेक जोन है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक अर्थक्वेक जोन है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का अर्थक्वेक देखने को मिलता है। और पूरे भारत में, इस डेटा को याद रखिएगा, स्टार कर लीजिएगा, पूरे भारत में लगभग 10.79, दैट इज 10.79% जो एरिया है पूरे देश का, वो जोन 5 में आता है सर। जोन 5 में इनमें कौन कौन से इलाके हैं, तो जो नॉर्दर्न इंडिया है, मतलब उत्तरी भारत, सॉरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उत्तर पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट एशिया, मतलब इंडिया, जो ये वाला हिस्सा है, आपको मैंने दिखाया था ना, ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा, ये पूरा जोन 5 में आ जाता है, ठीक है, ये जोन 5 में आ जाता है, ठीक है। सम पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात, सर नॉर्दर्न बिहार जो कि नेपाल से कनेक्शन रखता है, ठीक है, और अंडमान और निकोबार, ये सारे जगह जो हैं ये जोन 5 के क्षेत्र हैं, जोन 5 के क्षेत्र हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा तीव्रता वाले यहाँ पे अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो अर्थक्वेक में हम लोग को इतना ही पढ़ना था। आई होप आपको अर्थक्वेक पूरा से पूरा तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।